में ही वही है कि बच्चा का कंफ्यूजन ये सब छोटा मोटा ना रहे। ये था आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। कोहेसिव एडेसिव समझ गए थे। दो सेम पार्टिकल के बीच फोर्स लगे तो कोहेसिव, और दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच फोर्स लगे तो एडहेसिव। अब नेक्स्ट, प्योर मैटर दो तरह का होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर मैटर आता है। प्योर मैटर जिसमें दो तरीके का है, वो एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। तो यदि कोई पूछे एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, क्या करिएगा? तो बहुत बेसिक सवाल है। व्हाट इज एलिमेंट पूछ रहे हैं, बस सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज एलिमेंट, है ना? बहुत बेसिक बात है। देखो, हम समझा रहे हैं। एलिमेंट इज ए प्योर मैटर, कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम। बस इतना ही कहना है, पूरा डेफिनेशन है ये, है ना? वो खाली एक बका के सेम काइंड ऑफ एटम वगैरह बोलने लगते हैं, यही छोड़ देते हैं। सबसे पहले एलिमेंट क्या है? प्योर मैटर है ना? मतलब कि एलिमेंट सोडियम कह रहे हैं तो उसमें 1%, 1% भी कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता, वो एकदम प्योर है। और यदि उसके साथ कुछ और प्रेजेंट है, दे विल कॉल्ड इम्प्योरिटीज, है ना? तो एलिमेंट इज प्योर मैटर, एलिमेंट इज प्योर मैटर कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम, कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम, है ना? कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ चीज को एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, एलिमेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ एलिमेंट, सीधा बात, कंसिस्ट फ्रॉम, यूनिट उसी को ना बोलेंगे जिससे वो बना है, उसकी इकाई। तो इकाई क्या है? एटम। एलिमेंट का यूनिट एटम। अब सोडियम एक ठो तो एटम, सोडियम एटम से बना है, सोडियम एलिमेंट। अब जैसे लोहा का रड हम लोग देखते हैं तो आयरन है वो, तो आयरन का एक एटम। अब लोहा के पार्टिकल को कूट कूट के भी हम लोग बहुत कूटते हैं, तब भी एक वो एटम देख नहीं पाते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है ना? 10⁻⁻10 मीटर के करीब। अब 10⁻⁻10 मीटर हमारे आंख से नहीं दिखेगा, इवन माइक्रोस्कोप से भी ना दिखेगा, सिंपल वाला। उसके लिए अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना? चूंकि माइक्रोस्कोप दिखाता है 10⁻⁻6 मीटर, इसीलिए उसका नाम है माइक्रोन। 10⁻⁻6 मीटर को एक माइक्रोन कहते हैं, इसलिए कि वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। अब उससे छोटा हो गया तो माइक्रोस्कोप तो खत्म, तो अल्ट्रा स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगा, तब जाकर के वो दिखेगा, इतना छोटा होता है। लेकिन एक एक करके वो पूरा लोहा का रड बना है, समझो। जैसे बालू मिट्टी का एक एक वो कण करके जोड़ जोड़ के एक वो ईटा बनाए, नहीं, एक ईटा को ढांचा में डालना है तो पार्टिकल तो एक एक वो सैंड होगा, एक वो बालू, एक ठो मिट्टी का सैंड होगा। उस तरह से सोचना है कि वो तो छोटका पार्टिकल है, वो उसको एटम कहते हैं, और उसी को यूनिट कहा जाएगा, है ना? किसी के बारे में जब यूनिट कहते हैं तब दिमाग वैसे ही जाना, मतलब सबसे छोटा से छोटा उसका पार्टिकल, तो एलिमेंट का सबसे छोटा एटम। ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड? चुप ना रहो, कुछ बोलो। हाँ, और पहला लाइन जो फ्री में मिल रहा है, कंपाउंड इज प्योर मैटर, है ना? कंपाउंड इज प्योर मैटर,
कंपाउंड इज प्योर मैटर, कंपाउंड इज प्योर मैटर है ना। अब इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है। हम जानते हैं कि तू पहला से लेकर 10वां तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बाद का पढ़ाई है ना। मतलब हम अपने से मान लिए हैं कि चलिए केमिस्ट्री हम शुरू करके पढ़ा देते, इसलिए सब बातों को पकड़े रहना है। अभी सब आईआईटी मेडिकल में थोड़ी ना आता है ये सब। गांव समाज में जाओगे ना घर, तब अंकल पूछेंगे एलिमेंट किसको कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ता है तो नहीं जानोगे, कहेगा क्या जानता है। इसलिए जानना, कंपाउंड इज प्योर मैटर। अब इसमें दो बात, कंसिस्ट फ्रॉम, जो बच्चे बताई, कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है ना। इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और खाली वो O2 है तो खाली ऑक्सीजन भी है, इसीलिए सेम और डिफरेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब दो टाइप का हो जाएगा, एक तो O2 जैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा और एक CO2 जैसा कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड इज प्योर मैटर, कंसिस्ट फ्रॉम, कम से कम तो दो एटम होना चाहिए और वो सेम हो या फिर डिफरेंट। कंसिस्ट फ्रॉम टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। मोर देन टू कह देने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि सर अच्छा मोर देन टू बोला यानी तीन चार गो, तीन चार गो नहीं, 3-4 हजार भी हो सकता है। ठीक है, 3-4 ठो ही नहीं, 3-4 लाख भी हो सकता है, कितना हो सकता है। तो कंपाउंड इज प्योर मैटर कंसिस्ट फ्रॉम टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अब कंपाउंड का यूनिट होता है मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड का यूनिट होगा मॉलिक्यूल, यूनिट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड का यूनिट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें O2 भी आ जाता है, CO2 भी आ जाता है ना, C6H12O6 भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल, जो एटम भी कह सकते हो मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कौन सा, कौन सा, तो उसको मॉलिक्यूल कैसे कहेंगे, नहीं वो तो एलिमेंट ही हुआ। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है ना, ये गैस है, ये इसका एटॉमिक फॉर्म भी है और कह सकते हैं मॉलिकुलर फॉर्म भी है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए एक क्लासिफिकेशन आया है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, जो एक ही एटम से बना, बस यही इसे डिफिनीशन का प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम डिफिनीशन की वजह से नहीं है बच्चा, वो उसी अपने वजह से है ना, चूंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अस्टेबल होता है, इसलिए वो कंबाइन नहीं करता है ना। दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसको एटॉम भी कह सकते हो, इसी को मॉलिक्यूल कह सकते हो, लेकिन बाकी पूरे केमिस्ट्री में सब अलग अलग है। ठीक है, अब O2 कह सर कि O2 को भी मॉलिक्यूल कह दिए, CO2 को भी मॉलिक्यूल कर, तो डिफिनीशन चूंकि ऐसा है, मोर देन टू सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो यहां पर क्लासिफिकेशन आया, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे और इसको हम कहेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दोनों है, ठीक है, मॉलिक्यूल दोनों है। ठीक है, ठीक है, तो लिख देंगे मॉलिक्यूल दो टाइप का। उसको लिख देना है ऐसे करके, वो लिख देना है इस तरह से, आगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी लिखेंगे
और ऐसे करके लिख देना है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये मोर स्टेबल है, इसको किसी पे डिपेंड नहीं करना एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल दो टाइप का, मॉलिक्यूल दो टाइप बड़े, मॉलिक्यूल दो टाइप का, मॉलिक्यूल दो टाइप का, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हुआ है ना, उस डिफिनीशन जो मॉलिक्यूल का था ना कंपाउंड का, उसी के हिसाब से ये बट गया है। सेम टाइप ऑफ एटम से यदि बना है मॉलिक्यूल तो होमो एटॉमिक, O2N2F2Cl2Br2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, CO2H2O NH3 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम, कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम। और ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना है, होमो का मतलब तो होता ही है सेम। होमो जो वर्ड है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम टाइप ऑफ एटम से बना है तो होमो एटॉमिक। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम, मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम different type of atom, different type of atom। ठीक है, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को फर्दर तीन भाग में क्लासिफाई कर दिया गया, तीन भाग। हाँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली एटॉमिक में ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक सब आ जाता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब एक, मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम ओनली वन एटम। और इसका सिर्फ एग्जांपल वही है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, है ना। डायटोमिक तो समझ ही रहे हैं, सबसे ज्यादा तो वही जाना जाता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम ओनली वन एटम। देखो ये डिफिनीशन को कंफ्लिक्ट कर देता है, लेकिन कंफ्लिक्ट होना नहीं है। ठीक है, नहीं कर देता है। अभी पढ़े मॉलिक्यूल का डिफिनीशन कि दो एटम से मिलके बनेगा, ई कहता है ओनली वन एटम से। तो ये सिर्फ, हाँ सिर्फ हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, चूंकि इसका नेचर इनर्ट, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन। ठीक है। डायटोमिक, एक आध एग्जाम्पल तुम लोग बताते रहो ताकि मन लगे। मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम क्या बोलोगे, टू टाइप नहीं, कंसिस्ट फ्रॉम, हाँ टू एटम, क्योंकि ऊपर में हो लिखा हुआ है होमो, टू एटम, टू सेम टाइप ऑफ एटम, टू सेम एटम।
एग्जाम्पल 10 को बताओ। O2N2F2 Br2 F2Br2 फिर लिख दिए F2Br2Cl2 क्या I2। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में O3 ट्राइएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ट्राइएटॉमिक O3, टेट्राएटॉमिक P4, ठीक है। ऑक्टाएटॉमिक S8, सल्फर 8 एटम के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हेट्रो एटॉमिक का एग्जांपल CO2, SO2, H2O, NH3। अब इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछे तो 2 1 3 नहीं, इसकी एटॉमिसिटी पूछे तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4, है ना। तो एटॉमिसिटी इज ऑल्सो ए वर्ड which define number of atom constituting a molecule, है ना। number of atom constituting a molecule called as atomicity। लिखो हाँ ठीक है। होम हेट्रो को छोड़ दो, होमो को 3 भाग में बांट दो वहीं पर। लिख दिए। एटॉमिसिटी number of atom consisting a molecule या constituting a molecule called as atomicity। number of atom consisting a molecule, क्या दिक्कत, लिखो, रुकना नहीं है। molecule consists from only one atom, monoatomic consists from 2 atom, diatomic more than 2 atom, polyatomic। और पॉलीएटॉमिक में ही आ जाता है ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक। हेट्रो मॉलिक्यूल्स का यानी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी उस एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स होते हैं सबको जोड़ के कह देते हैं, है ना। जैसे CO2 है तो एक वो कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो 3 कह सकते हैं, 3 एटम से मिलके बना है ना। NH3 है तो एक एटम नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, 3 एटम हाइड्रोजन है, 3 1 4 कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एटॉमिसिटी वैसे निकलती है।
एटॉमिसिटी निकालने के लिए भी आता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर मास देता है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिसिटी निकल जाएगा, है ना। तो अभी उधर तो गए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन हम लिख देना चाहते हैं। एटॉमिसिटी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बाई एटम का एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिसिटी निकल जाएगा। ठीक है। और एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास जब एटॉमिसिटी निकालने देता है तो रहता नहीं है, तो आगे चल के एक फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई एटॉमिक मास, या ग्राम एटॉमिक मास लिखा रहेगा। अब ये वेपर डेंसिटी वगैरह क्या होता है, इसी के लिए तो पढ़ाई हो रहा है ना, इसके लिए ही आगे चल के समझ आएगा। लेकिन अभी एटॉमिसिटी वर्ड को जानना है कि वो होता क्या है। ठीक है, ये सब प्रूव होगा। मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी कैसे आता है, वेपर डेंसिटी क्या है, ये सब बातें हो गई। क्लियर है, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। अब जो एलिमेंट था वो 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड्स। तब उस पर चलते हैं। ठीक है, लिख दिए। हम पीछे नहीं रहना है, पीछे रहने किसी बात में पीछे नहीं रहना, सबसे पहले तो रहना आगे। अब हम लोग एलिमेंट 3 तरह का देखते हैं। एक होता मेटल, मेटल्स बोलिए, एलिमेंट्स बोलिए। नॉन मेटल्स, क्योंकि एक वो है नहीं, और एक होता मेटलॉइड्स। ठीक है, एक होता मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होता है यदि ये पूछा जाए तो हम आपको ना एक चीज बताते हैं। 2-4 चीज तो आप लोग भी बता ही दीजिएगा फटफट। किसको कहते हैं मेटल, बताइए। हाँ बताइए, बोलिए। हम्म, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हम्म हम्म, ठीक है। एक्चुअली मैं इसका जानता हूँ, मेटल्स नाम ही पड़ा था कुछ वजहों से, है ना। जैसे बीजेपी का फुल फॉर्म होता है ना, बड़का झूठा पार्टी। नहीं, बी से लिखा बड़का, जे से लिखा झूठा, पी से लिखा पार्टी। वैसे ही मेटल्स में भी कुछ है। एम से मेलिएबल, एम से मेल्टिंग पॉइंट हाई, ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बचवा बता रहा था, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। ई से इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रिसिटी का वेरी गुड कंडक्टर, टी से टेनियासिटी, और टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेनियासिटी कहते हैं डक्टिलिटी को, कि सॉलिड मेटल को पतला तार बना सकते हैं। ए से एलॉय फॉर्मेशन, हाँ, मेटल कैन फॉर्म एलॉय, ब्रास ब्रॉन्ज इसी से बनता है मेटल को मिला के। एल से लसरस, और एस से सोनरस, और एस यही से सॉलिड। एक्चुअली में जब एलिमेंट की डिस्कवरी कर रहे थे लोग, तो जो मैलिएबल था उसको अलग रखा, जो ब्रिटल था उसको अलग रखा।
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था उसको अलग रखा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको अलग रखा, जो लश्चरस हो रहा था उसको अलग रखे, जो नॉन लश्चरस था अलग रखे, जिसको पीटने से आवाज हो रहा था सोनरस उसको अलग रखा, और जिसको पीटने से आवाज नहीं हो रहा था अलग रखा। तो जिसमें ये प्रॉपर्टीज आई कि लश्चरस भी है, सोनरस भी है, मैलिएबल भी है, उसको कह दिया कि ये मेटल्स है। वही एक एक अक्षर आगे वाला लिया है ना। वो तुम लोग को लगता होगा ना कि बीजेपी वाला झूठे ही एक वो सब मतलब ही निकाल देता फट से, है ना। तो बीजेपी वाला के आरजेडी वाला में, आरजेडी वाला बीजेपी वाला, एक्चुअली में ये पुरानी बात है। ये आ रहा है वहां से जब एलिमेंट की बात था, जब धरती को धरती माता डिक्लेयर कर दिया था लोग। धरती को धरती माता एक्चुअली में इसी कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, सब धरती के अंदर है। क्या आपके पास लोहा क्या आपका है क्या? धरती के अंदर ही मिलता है। नहीं, सोडियम नमक कौन सा चीज है जो आप ऐसे ही सोच लेते हैं कि मिल जाएगा? सब एलिमेंट धरती से ही निकल के आता है, ठीक है। और ये दो तरह का हो सकता है। कुछ 5-6 एलिमेंट ऐसे भी पाए गए जो दोनों के प्रॉपर्टी में साफ साफ उतर नहीं रहे थे, मेलिएबल भी नहीं थे, ब्रिटल भी नहीं थे। मेलिएबल का मतलब होता है बच्चे जी सॉलिड को पीट के पत्थर बना सकते हैं। हाँ, पीट के पत्थर बना सकते हैं, जैसे लोहा का नहीं चदरा बन जाता है, अल्युमिनियम का चदरा बन जाता है ना। 0.1 mm थिकनेस का भी बन जाए। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो पीटा था जा सकता था, लेकिन पीटने पर टूट ही जाएगा तो ब्रिटल हो गया। कुछ ऐसा भी हो सकता है पीटने पे थोड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरा टूटे नहीं, यानी थोड़ा ब्रिटल नहीं, उसको मेटलवाइड्स कह दिया। मतलब दोनों के जगह में कंप्लीट ना तो मेलिएबल हो रहा है ना तो ब्रिटल हो रहा है, तो उसको कह दिए कि वो मेटलवाइड्स होगा। दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। इसके भी हम लोग पत्थर बनाते हैं, लेकिन इसका पत्थर में आप कॉपर जैसा, गोल्ड जैसा, लोहा जैसा नहीं बिलीव कर सकते हैं कि 10.1 mm का बना दीजिएगा। मोटा बनेगा थोड़ा, है ना, मेलिएबल है, लेकिन बहुत पीट दीजिएगा तो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। तो वैसा 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 7 एलिमेंट को कहाँ रख दिया गया। कितना अच्छा क्लासिफिकेशन हुआ बताइए। अब इस इतना अच्छे केमिस्ट्री को कहता है सब रट जाने के लिए। ये मेटल वाला जो प्रॉपर्टी 10वां में रट रहे थे आप, बेकार रट रहे थे ना, सब उसके अक्षर में ही पड़ा था कि मेटल है तो मेलिएबल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, टेंसाइल होगा, डक्टाइल होगा, टेंसाइल डक्टाइल, एलॉय बनाएगा, अमलगम बनाएगा, लश्चरस होगा, सोनरस होगा, सॉलिड होगा। और जो इतना नहीं होगा वो नन मेटल है। और जो थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी रख ले और थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी रख ले तो मेटल वाइड्स होगा। तो एक बच्चे को पूछे कि मेटल तो कंडक्टर होता है, नन मेटल तो इंसुलेटर होता है, तो ई जो है मेटल वाइड्स कैसा होगा? हाँ, ये लड़का सही बता रहा है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर मतलब क्या? मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, कभी कभी नहीं करेगा। जैसे मैं लिएबिलिटी के लिए अभी बताए वैसा ही क्या, रेजिस्टेंस थोड़ा है होगा, चलिए ठीक है, मतलब थोड़ा कम करेगा ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं करेगा उतना, हाँ ये ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे करेगा। सेमीकंडक्टर आज एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अपॉन हीटिंग, ज्यादा कम से मतलब नहीं है ना। करंट तो करंट है, अब जहां पर लगाए हैं वहां कर की बात है, लेकिन वो पहले गर्म हो जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आगे की ओर देता है। वहीं वहीं सेमी मेटल का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये बहुत काम का चीज हो गया। अब काम का चीज ऐसे हुआ कि जो महंगा वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वहां जहां करंट जाएगा ना वहीं पर सेमी मेटल लगा देगा। अब तुम लोग के जमाने में तो जमाना बदल गया, ट्यूबलाइट होता था पहले गोल वाला, और उसको जलाते थे हम लोग
तो एक दो बार जो है ना वो ब्लिंक करता था, आंख मारता था। तब कोशिश किया तो जल भी गया, और कभी कभी 2-4 मिनट तक वैसे ही कर भी रहा होता था। एक्चुअली में वो वाला ट्यूबलाइट में डायोड लगता था, उधर भी और इधर भी। और वो डायोड मतलब सेमी मेटल का बना होता था। वो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाएगा, वो गर्म होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी का पास कर देगा। और यदि ओवर वोल्टेज हुआ, हाई वोल्टेज आ गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो उधर पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो डायोड आपको बदलना पड़ेगा। ट्यूबलाइट तो बच गया, टीवी में भी लगा रहता है उसके पिक्चर ट्यूब के पास, कि जैसे ही लाइट ज़्यादा आ जाएगा तो उधर ही कट ऑफ हो गया वोल्टेज, आपको पिक्चर ट्यूब सेफ। तो सेमी मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग, ऐसे समझना है। तो बस लिख दें मेटल देन मेटल, मेटल वाइट्स खत्म हो गया कि नहीं हो गया? शायद यही इतना तो प्रॉपर्टी है, 9-10 को प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, इसको पूरा हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे बीजेपी वाला बड़का झूठा पार्टी लिखता है। मजाक कर रहे हैं यार, हमको पार्टी वार्टी से कोई मतलब ना है, वो हम हंसने के लिए बताएं। अब पार्टी सबका तो सब ने कुछ न कुछ तो बना ही देता है, लेकिन ये जो विकास हुआ है, ये उस समय से चल रहा था जब एलिमेंट के बारे में लोग सोच रहे थे। ऐसे देखिए, जैसे आप लोग लिखना पसंद करिएगा वैसे ही लिख देते हैं, मेटल से वर्ड निकाल लेंगे, METAL। सारे के लिए लिखना नहीं है हमको, खाली मेटल्स लिखेंगे, बाकी में नोट लगा दीजिएगा तो नॉन मेटल हो जाएगा, और सेमी मेटल में समझा ही दिए क्या बात करना है। एम, मैलिएबल। मैलिएबल का डिफिनेशन लिखने की जरूरत तो ना है हमको लगता है। मैलिएबल, मैलिएबिलिटी कहा जाता है वैसे सबस्टांस को जिसको पीट के आप थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैलिएबल। दूसरा पॉइंट एम से मेल्टिंग आ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखिएगा आप? हाई। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक ठो को छोड़ कर। एक ठो मेटल होता है, मेटल तो नहीं कहिए, लिक्विड मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, मरकरी। और एक वो गैलियम होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। हाँ, तो गैलियम मेटल वाइड से, वो मेटल में नहीं आता है ना, गैलियम मेटल वाइड से। तो बॉइलिंग पॉइंट यदि लो जानना है कौन से मेटल का, तो मरकरी है ना, मरकरी इज लो बॉइलिंग मेटल, मरकरी इज लो बॉइलिंग मेटल। एम से हो गया, अब ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाता है? Na+। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाएगा? Mg2+। समझ रहे हैं बात? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा? Al पे 3+। समझते हैं? हालांकि इस पे भी आएंगे हम, एटम साइंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बताएंगे। आज तीसरा वाला जो डीपीपी होगा ना, उसमें एटम्स का सिंबल वगैरह होगा, कार्बन किसको कहते हैं, सिलिकॉन किसको कहते हैं, तो एक्चुअली में जानना चाहिए।
है ना। अब उसको याद कराने का कोई क्लास नहीं लगता है, उसको अपने अपने करना है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एज, बोलेगा तो ऐसे ही बना देंगे, वो जानना है सिर्फ। अब ये हमको अब ये समझाना है कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करता, मैग्नीशियम दो क्यों करता, अल्युमिनियम तीन क्यों करता। हम इसके लिए फिलहाल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब समझ गए। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट जोड़ दिए। तो एक्चुअली में कहा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब ई से हो गया, ई से प्रॉपर्टीज हो गई। अब एम ई के बाद कौन सा आएगा, टी। टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे पहले टेनियसिटी लिख देते। टेनियसिटी को एक्चुअली में डक्टिलिटी से लोग ज्यादा जानते है ना। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। यानी पतला तार आप बना सकते हैं, मेटल सॉलिड मेटल के पतले तार बना सकते हैं आप। और बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ, टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है ना। वैसे ही जैसे लोहा का तार लगा के लटक जाइए तो आपको टांगे रखेगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। टूट जाएगा वो, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। तो मेटल्स के टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होते हैं। हाँ। टी हो गया, टी हो गया। अब वर्ड आ जाएगा ए, एलॉय फॉर्मेशन। ए, ए से एलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स फॉर्म एलॉय। एलॉय किसको कहते हैं, मेटल्स फॉर्म एलॉय किसको कहते हैं, एलॉय कुछ बता दीजिए। हाँ, मिक्सचर, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय किसको कहते हैं जी, तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two metals, two or more than two metals। और एक आध वो नॉन मेटल भी होगा, परहेज ना करना है कि इसमें नॉन मेटल क्यों आ गया, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। एक आध वो एग्जाम्पल क्या पता है आपका एलवाई का, हम 5 एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं एलवाई का। और वही 5 यदि आपको याद रहेगा तो मोटे मोटे काम चलता रहेगा। ब्रास, देखो हिंदी लिख रहे हैं आपके लिए हम। ब्रास का मिक्सचर जो है कूजन लिखे, सेंस लगाइए कि क्या होगा, कू और जन, जिंक। दूसरा कुशन लिखेंगे, ब्रॉन्ज। कांसा और पीतल समझे हैं घर में, है ना। एक्चुअली में वो आजकल
शादी ब्याह में घूमता रहता है सिर्फ। कांसा पीतल का बर्तन तिलक सब में चढ़ता है, नहीं घर में खाने के लिए लोग नहीं रखते, लेकिन तिलक में देने के लिए जरूर रखते हैं। कांसा पीतल का बर्तन ही तो जाता है ना। इसमें रस्टिंग नहीं होता, ये कोरोड नहीं करता, है ना। एक्चुअली में एलॉय बनाया इसीलिए जाता है ना। कॉपर यदि एक अकेले होगा तो हो सकता है काला पड़ जाए तीनों दिन रहते रहते, लेकिन अब ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये चमकते रहेगा, इसको साफ कर देने का जरूरत है ना। आप देखिएगा ना, जो पापा के ससुराल में आया है वो वही मिलेगा आपको उनके ससुराल के तरफ से। वो खाली कैरी हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको लोग वैसे ही देखता है। क्यों देखता है वैसे? स्टील वाला बर्तन तो नहीं रहता है, तो थोड़ा महंगा भी है और साथ में खराब नहीं होता है ना। मतलब कि ऐसा होता है कि 40-50 साल में खराब हो जाता, तो फिर इसका यूज करने लगता लोग, तो रख देते हैं कि बस ऐसी रहेगा, बाद में काम देगा। तो काम देने का मतलब वही है। दूसरा हो गया आपका साहब। तीसरा, तीसरा स्टेनलेस स्टील का नाम भी बहुत सुने हैं आप। स्टेनलेस स्टील, फेनिक्रो। फे से आयरन समझ जाएगा तुम लोग, निकेल, क्रोमियम, है ना, फेनिक्रो। और थोड़ा सा कार्बन भी होता है, 1-8% इसमें, है ना। स्टेनलेस स्टील। चौथा जर्मन सिल्वर। 5 बताएंगे, मतलब होता तो बहुत है ना, लेकिन 5 जो तुम्हारे काम का चीज होगा। नीकूजन, और उसका ये शॉर्टकट याद भी रख सकते हो, हिंदी वाला। नहीं तो एक एक एलिमेंट का याद रखोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। निकेल, कॉपर, जिंक, नीकूजन, है ना। नीकूजन, निकेल, कॉपर, जिंक। और पांचवा इन्भार, फेनी, आयरन प्लस निकेल। ये सब एलॉय। बाकी जो 2 4 5 तुमको याद है वो अपना ऐड कर लेना समरी में, है ना। मतलब 5-10 को एलॉय याद रहना ही चाहिए। ये 5 वो है जो आज तक कहीं न कहीं पूछा है ज्यादातर। शोल्डर में क्या होता है जी? कॉपर और जिंक। टीन, एसन। ठीक है, लिख लेना। हमको ये 5 याद है, बता दिए। ए से अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं? ए से अमलगम। अमलगम कहते हैं किसी भी मेटल के साथ यदि मरकरी ऐड कर दोगे। जैसे सोडियम अमलगम, तो Na हो जाएगा सोडियम और Hg लगा देंगे, सोडियम अमलगम। टीन अमलगम, Sn और Hg। जिंक अमलगम, Zn और Hg। यानी किसी भी मेटल के साथ यदि हम मरकरी लगा देते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। ठीक है। ये रिएक्टिविटी को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे सोडियम के बारे में जानते हैं ना कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको मरकरी के साथ ऐड कर दें, तो अमलगेटेड सोडियम, उसकी रिएक्टिविटी कम जाएगी, क्योंकि मरकरी जो है कम रिएक्टिव मेटल है। जिंक रिएक्टिव मेटल है, जो उसकी रिएक्टिविटी को कम करनी है तो मरकरी के साथ मिला देंगे, तो अमलगम। होमोजीनियस ही कहते हैं इसको भी, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है,
सब मिल जाएगा। एग्जाम्पल, सोडियम अमलगम, Na+ Hg। जिंक अमलगम, Zn+ Hg। ठीक है, तो ए से हो गया एलवाई भी, ए से हो गया अमलगम भी। एल मेटल्स में ए से एलवाई, ए से अमलगम। अब आ गया एल, एल स्टैंड फॉर लस्चरस। लस्चरस मेटल है शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस है ना। जैसे सोना चांदी इस तरह का चमकता है ना, कोई स्पेशल चमक है ना। अब सभी मेटल में खोजोगे तो ऐसा नहीं है कि सबके सब चमकता है, मोस्ट प्रॉपर्टीज। और एस का मतलब सोनरस है। सोनरस मतलब समझता है सब, हाँ। और सोनरस के बाद सॉलिड, मेटल सॉलिड होगा जनरली। एक ही लिक्विड मेटल है, कौन? मरकरी, वनली लिक्विड मेटल मरकरी। सब में नोट लगा देना, वो प्रॉपर्टीज हो जाएगा नॉन मेटल का। ठीक है। और सेमीकंडक्टर का एक खास बात कि वो हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेगा, इसी से सब हो जाएगा। अब मेटल एग्जिस्ट होता है एटॉमिक फॉर्म में। मेटल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं? एटम एग्जिस्ट इन, मेटल एटम एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। जैसे सोडियम तो Na, लिथियम Li। क्या ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म, मेटल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, और नॉन मेटल एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म। जैसे नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताओ। अभी देखो बिहार बोर्ड का परीक्षा होगा ना, तो बहुत सारा यूट्यूबर अभी हो गया। तो बचपन परीक्षा देके केमिस्ट्री वाला निकलेगा बाहर तो उसके मुंह माइक लगा देता फट से। अब बचपन से पूछता ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ। अब बोर्ड का परीक्षा का टेंशन में, अब वो ओ बोले कि O2 बोले, उसको थोड़ा दिक्कत होने लगता है। अरे देखिए देखिए ये बारामा का परीक्षा दे रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ना पता है। खाली ओ बोल दिया तो नहीं पता है, O2 बोल दिया तो सही है। अब ऑक्सीजन पूछ दिया तो लोहा का फॉर्मूला पूछ देगा, तो अब Fe बोला तो ठीक है, Fe2 कह दिया तो फिर क्या, देखिए इसको वो भी नहीं पता है। इस तरह से हर साल देखते बेइज्जत करते रहता है, फोटो खींच खींच के 5-10 पुत्रों का, है ना। बहुत सिंपल सा बात है, इस बात को जान लेना है। मेटल एग्जिस्ट इन कौन सा फॉर्म? एटॉमिक फॉर्म। और नॉन मेटल एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म, है ना। कोई एटम मेटल का होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा एटॉमिक फॉर्म में। मेटल एटम एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म।
while non-metal exist in molecular form. Example: sodium is metal, सोडियम, मैग्नीशियम, बस एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, इज मेटल एंड एग्जिस्ट एज NaMg, है ना। लेकिन ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन is non-metal and exist as, ऑक्सीजन तो O2 और नाइट्रोजन तो N2। अब कभी कभी बच्चा का सवाल होता है सोडियम Na है तो ऑक्सीजन O2 का है, OA होता। तो जवाब बस इतना है कि वो मेटल है और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि मेटल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक सवाल इस पे और आता है कि भाई नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो कोई भी मेटल नेचर में ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और हाइलाइड और 4-5 गो मेटल फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। देखा था KGF सिनेमा में सोना का खान मिला था, तो सोना का खान मतलब खाली सोना मिला था। वैसे लोहा का खान मिलेगा तो खाली लोहा मिलेगा क्या? नहीं, वहां पे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, है ना। तो इन नेचर इसी क्वेश्चंस में जोड़ दिया जाए तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। तो मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स इन द नेचर, ये तो फार्मूला की बात की है, ठीक है। नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब जैसे सोडियम, तो सोडियम ज्यादातर सोडियम क्लोराइड के रूप में समुद्र में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में समुद्र में एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है फॉर्मूला बताए, एग्जिस्ट एज लिखे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब ये रहता है, मतलब इसका फॉर्मूला है, एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है। अकरेंस, उस बात को जो अभी समझा रहे थे वो अकरेंस है, ठीक है। जनरली मेटल एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट बड़े हुए हटा देंगे, अकर्स इन नेचर इन combined state in the form of ore, in the form of ore, और ore है ऑक्साइड ore हो सकता है, सल्फाइड ore हो सकता है, कार्बोनेट ore हो सकता है, हाइलाइड ore हो सकता है। पढ़ा होगा नहीं, 10वीं में होगा, हाइलाइड ore हो सकता है, अभी तो तैयारी किया है। अब कौन सा मेटल फ्री स्टेट में, अब इसके एक्सेप्शंस में लिखा जाए या फिर हाउएवर लिख देते हैं, हाउएवर, however
मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। occurs इन फ्री स्टेट। जानते हो क्यों ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? बताओ। हाँ, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होता ही नहीं, ऑक्सीजन से इसको क्या फर्क पड़ने वाला है ना? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है, तो आयरन एटम जो होगा वो आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बना देगा, लेकिन मरकरी जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगा। गोल्ड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए गोल्ड गोल्ड में ही एग्जिस्ट करेगा। फार्मूला वगैरह समझ लिया? नॉन मेटल के फार्मूला में मॉलिक्यूलर फॉर्म आएगा, मेटल के फार्मूला में एटॉमिक फॉर्म रहेगा। जितने भी मेटल है सबके लिए, नॉन मेटल जितने हैं सबके लिए। क्लियर? अब सैम्बल है ना, मेटल्स होगा, नॉन मेटल, पूरा पीरियोडिक टेबल तो आप लोग देख ही रहे ना, देखें पीरियोडिक टेबल। सैम्बल ऑफ एलिमेंट, सैम्बल ऑफ एलिमेंट। अभी हम एलिमेंट में ही हैं। एलिमेंट मॉलिक्यूल प्योर स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स। अब उसी में आया मेटल, नॉन मेटल। अब एलिमेंट के सैम्बल, तो एलिमेंट बना हुआ किस चीज से? तो एटम से। और एटम्स का सैम्बल होता है कुछ। अब सैम्बल लिखने का तरीका है, देखो एक्स लिखा जाता है, मतलब सैम्बल यही है। नीचे में ए लिखते हैं, नहीं, नीचे में जेड लिखते हैं, नीचे में जेड लिखते हैं, और ऊपर में मास नंबर लिखते हैं, ऐसे। ये सैम्बल ऑफ एलिमेंट। एक्स, ए क्या है? मास नंबर, मास नंबर। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जानते हो? अब सोडियम को लिखा है ना, सोडियम क्यों कार्बन ही लिखते हैं? कार्बन में सब कुछ है ना, पता नहीं चलता, इसलिए सोडियम लेना ज्यादा उचित है। सोडियम नीचे में 11 लिखा रहेगा और ऊपर में 23 लिखा रहेगा, ई पार ऊपर दोनों में किधर भी ऊपर लिखना है सिर्फ, ठीक है? सोडियम 11 23, मतलब ये एलिमेंट एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है? Na स्टैंड फॉर। तो क्या आप आज 110 एलिमेंट है, कम से कम 40 ठो का सैंपल ध्यान में रख लीजिएगा, रखे ही होंगे आप। नहीं, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक तो आदि होगा 30 को, केवल देख लीजिएगा उस हिसाब से कि अच्छा ये सैंपल है, ज्यादा तो मैच कर जाता है ना? अब 23 और 11 देख के आपको क्या क्या सीखना है जरा हम ये बता देते हैं। एलिमेंट तो सोडियम है, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलिए ना। 11, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एनपी लिख रहे हैं, कितना होगा? बोले सर 115 एटम है, इसमें डिफरेंस किस बात का होता है? तो प्रोटॉन के नंबर का ही डिफरेंस। यदि 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो उसको कार्बन कहते हैं, और यदि 7 प्रोटॉन हो जाएगा न्यूक्लियस में तो उसको नाइट्रोजन कहते हैं।
उसी तरह से यदि 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो उसको सोडियम कहते हैं, है ना। अब बोले सोडियम को डिफाइन करो, बोले कैसा सवाल पूछा, सोडियम को डिफाइन करो, सोडियम एटम है और क्या, ऐसे नहीं, सोडियम को डिफाइन करो, कहता है तो आप कहिए कोई ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगा वो सोडियम कहलाएगा, दैट्स ऑल, है ना। कोई कहता ऑक्सीजन डिफाइन करो, बोलिए कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जब 8 प्रोटॉन होगा तो उसको हम ऑक्सीजन कहें, है ना। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि वो एटम ऑक्सीजन होगा कि नाइट्रोजन होगा कि सोडियम होगा, और उसी को साइंटिस्टों ने एटॉमिक नंबर का नाम दिया है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर है। अब एटम चूंकि न्यूट्रल होता है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा एटम में, आयन में नहीं, फिर आयन की बात अलग, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, पता है ना तुम लोग को, न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है ना। तो 23 माइनस 11 है यहाँ पे, बराबर 12। अब ये सैंबल देख करके इतना बात तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए इंफॉर्मेशन के रूप में कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, इसका मास नंबर है 23। मास नंबर नहीं लिखे, मास नंबर का राज खुल जाएगा ना तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। देखिएगा फिर यहां लिख रहे हैं, देखिएगा बहुत गौर से, मास नंबर यदि इसका पूछा जाए तो कितना है, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, तो मास नंबर बोल रहे हैं और वो है 23, है ना। 23 कहां से आया है, तो बोलेंगे सर इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जोड़ देते तो किसी एटम का मास नंबर बनता है, ठीक है, ठीक है। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास होता है ना, इसी वजह से एटम भारी भी हो जाता है। अब प्रोटॉन का मास रिलेटिव मास कहलाता है, वो आगे खुलेगा, हम ऊपर ऊपर बताते हैं। 23 मास नंबर है ना, इसका मतलब है कि इस एक एटम का मास कितना है, तो 23 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, है ना। 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, आने की मास नंबर 23 है, तो 23 से पता चल गया मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, बिल्कुल ध्यान से, मास ऑफ कितना, वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास सोडियम का 23 AMU, AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, और ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ना 1 AMU, ये कितना ग्राम होता है, क्योंकि हम लोग तो है आदमी, और आदमी का मतलब ये है कि हम लोग मास यदि ग्राम और किलो में ना आए तो समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है, नहीं। तो 1 AMU में कितना ग्राम, बोले सर ग्राम किलो में कहिए तो समझेंगे भारी है, मास ही हुआ इसका। अब AMU तो आप केमिस्ट्री में कहते हैं, एक्चुअली में क्या है ना, AMU क्या है वो सुनिए, वो आगे उसका डिफिनीशन है लंबा चौड़ा, हम बता रहे हैं AMU क्या है। अब जैसे एक दुकान में जाइएगा, होलसेल का दुकान चावल आटा वाला, तो उसके यहाँ
1 किलो का बटखारा नहीं हो सकता है। इट में भी 5 किलो बेचता हो कम से कम, लेकिन रिटेल दुकान में जाइएगा तो उसके यहाँ 100 ग्राम 50 ग्राम का भी बटखारा होगा। उसका यूनिट है कि हम कम से कम 50 ग्राम बेचेंगे। अब सोना चांदी के दुकान में जाके देखिए तो 5 किलो वाला बटखारा रखेगा, 100 ग्राम का बटखारा रखे, वो 1 ग्राम का बटखारा रखा। हम आपको बता रहे हैं कि सब दुकान का यूनिट अलग अलग हो गया ना। वो 5 किलो का एक यूनिट बना के बेचा, ई भाई साहब 100 ग्राम के यूनिट बना के बेचे, और सोना चांदी दुकान वाला 1 ग्राम का यूनिट बना के बेचा। तो केमिस्ट्री वाले सर भी यदि खरीद फरोख्त का मामला होगा तो एएमयू में करेंगे हम, है ना। हम किस में खरीद बिक्री करेंगे? एएमयू में, है ना। ये केमिस्ट्री का सबसे छोटा एटॉमिक मास यूनिट बोला ही जाता है। वो एक एटम का मास होता है, और ये ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना। जब तुमको ग्राम ही समझना है तो ग्राम में भाई इतना होता है ना। लेकिन हम लोग इतना ग्राम बराबर ना लिखा करते हैं, हम लोग बोले 1 MU। और ये 1 MU से कितना आसान हो गया हमको सोडियम का एटॉमिक मास जानना, 23 MU। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोग तो 23 ग्राम जानते थे, तो 23 MU 23 ग्राम में क्या अंतर है? तो 23 MU और 23 ग्राम में अंतर है। अब देखो हम लोग तीसरा लाइन जानने वाले हैं। ये सब जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत होता है ना, अभी से एकदम साफ करते चलना। मास ऑफ 1 मोल एटम। अब देखिए ये मोल आ गया। हम ये मोल कंसेप्ट का असाइनमेंट में वो जो डीपीपी पढ़ता था मूली लिखवाएं, हम मोल कंसेप्ट के बजाय, वो अपने गलती करके लिखा है मूली कंसेप्ट। तो मोल आ गया। मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास कितना होगा? 23 ग्राम। बस यही अंतर है बचवा। एक एटम का मास 23 MU, 1 मोल एटम का मास जानना आपको इसलिए है कि मास नंबर 23 है इसका, है ना। सब बात यहीं से खुल गया, 23 से इतना बात खुल गया। उसका मास होता है, मास इसलिए होता है उसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन का मास 1 MU, वो अलग से लिख देते हैं। इतनी जानकारी आप सैंपल देख के ले आइए। हालांकि ये भी और भी जानकारी आ सकता है, लिखिए पहले इतना, धीरे धीरे और जानकारी हम बताते हैं। एक सैंपल देख करके हम लोग करीब करीब 10-11 बात जान सकते हैं। होता है ना कि भाई सोडियम देखा तो उसने क्या देखा, सोडियम के बारे में 4 लाइन बताओ, बोले 4 लाइन में 11 लाइन बताएंगे, खाली उसके सैंपल देख करके। वो सिखा देते हैं अभी, वही सिखाते। कितना बात अभी तक जाने तुम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 बात जाने गए हो। नहीं, ये सैंपल देख के ही नहीं 7 बात जाने कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना, प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, मास नंबर कितना, एक एटम का मास कितना, 1 मोल एटम का मास कितना, 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है जानता होगा तुम लोग? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। हाँ चलिए वो आगे हम बताएंगे, फिलहाल ये बेस बना दीजिए। तो इस डीपीपी के आगे भी एक डीपीपी मिल जाएगा आप लोग, सैंपल पे है वो, यही सब नहीं बताना है उसमें। इसमें तो कौन एलिमेंट का कौन सैंपल है यही लिखा हुआ है।
लिखा है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ बात था, तुम लोगों को क्या पता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, केमिस्ट्री में ऐसे समझा होगा तुम लोग, ऐसे समझा होगा, ऐसे। ऐसे समझा होगा, हम बताते हैं ना, तुम लोग को याद आ जाएगा कि कोई एटम होता है, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और बाहर में ऑर्बिट्स होते हैं, के एल एम। हाँ यहाँ तक तो बच्चा पढ़ के आता है, ये के सेल, एल सेल, एम सेल अगला होगा तो एन सेल। और ये 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और 11 इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमता है। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, और इसमें, और इसमें एक। नहीं, तो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप पढ़ के आए हैं वो है 281। अभी फिर एक नया कन्फिग्रेशन पढ़ना रहता है, 1s2 2s2 2p6 SPDF वाला। हाँ वो एक आध दिन लगेगा, वहाँ वहाँ पे भी पहुँचेंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा अभी भी बता देंगे, है ना, ताकि 11 है तो लिख दें, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सुनना, इस 281 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 जो हुआ है, लिख दिए ना, थोड़ा छोटा कर देंगे, नीचे ऊपर ठीक नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 281 है ना, इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं वो सुनना। के एल एम, सबसे बाहर वाला घर कौन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी एक, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस। इंफॉर्मेशन लोडेड एक, वैलेंसी एक। चार्ज कितना उठेगा सोडियम पे, मेटल है तो पॉजिटिव होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन ही जो बाहर में रहता है ना, यही लॉस कर सकता है। उसके बाद जो ये 8 हो गया तो अष्टक बन गया, वो कवच बन गया, वो अब नहीं लॉस होगा, स्टेबल हो गया। तो चार्ज इस पे कितना होगा, +1। देखिए इंफॉर्मेशन आ गया। और आपको हम बताते हैं कितना बार लिखे, वही 281 3 बार लिखे, कॉन्फ़िगरेशन 3 बार लिखा है। इसका पीरियड नंबर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड होता है, पता है क्या आपको? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं। नहीं, वो नीचे ऐसे ऐसे ग्रुप कहते हैं, ऐसे ऐसे पीरियड कहते हैं। हम लिख देंगे पूरा पेज, है ना, दिखा देंगे। पीरियड नंबर सोडियम का 3rd होता है। जानते हो 3rd कहां से लेकर आए, कहां से लेकर आए? ये रटना नहीं है। पीरियड और ग्रुप सारे एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं कि किस पीरियड का एलिमेंट है सोडियम। 3 बार लिखा है ना कॉन्फ़िगरेशन, 3rd पीरियड में होगा ही। जिसको 4 बार में आप लिखते हो ना, उसका पीरियड नंबर 4 है। नहीं तो आजमा के देख लो, जैसे ऑक्सीजन 2 6, कितना पीरियड नंबर होगा इसका? हाँ ये सब सवाल नीच में पूछता है, अल्लू को लगता है अच्छा इस बार नहीं हुआ ना तो अगली बार रट के आएंगे, लेकिन वो रटेगा था ही नहीं ना, उसका तो कल ही खोलना था कि इस तरह से खुल गया, अब पीरियड बता दीजिए। अब इसका ग्रुप नंबर क्या है पीरियोडिक टेबल में, ये किस ग्रुप में पाया जाएगा, जानते हो कैसे निकालते हैं? ये देख लो, हाँ ये देख लो, ग्रुप नंबर निकाला जाएगा। ये जो लास्ट वाला है ना, यही इसका ग्रुप नंबर है। इसका ग्रुप नंबर है 1st, या मेंडलीव साहब का 1 है। बोलो ऑक्सीजन ये 6 आया,
इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। पीरियड होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, आप देख लेना पीटी में सेकंड पीरियड में मिल जाएगा। और इसका ग्रुप नंबर कितना होगा आपको मिल जाएगा 6। 6 ऐसा वाला 6 है, और नहीं तो अभी वाला में 16th लिखल होगा, क्योंकि 10 ठो इधर वाला में पड़ा है ना, 10 ठो 16। ये 6 से पता चल जाता है इसका ग्रुप नंबर। अब बताइए कितना इंफॉर्मेशन हो गया, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या इतना इंफॉर्मेशन आप सारे एलिमेंट का ले सकते हैं ना, ये सारे एलिमेंट की इंफॉर्मेशन से। एक इंफॉर्मेशन, 2, 3, 4, देखो नंबर दे रहे हैं, इसका खास वजह है 6, 7, 8 इंफॉर्मेशन, 9 इंफॉर्मेशन, 10 इंफॉर्मेशन, 11 इंफॉर्मेशन, 12 इंफॉर्मेशन, 13 इंफॉर्मेशन। एक शब्द लिखा है और 13 लाइन हम लोग लिख सकते हैं साहब। एक लाइन लिखा है वो हम 13 बात लिख सकते हैं, सैंपल देख के खाली। अब जितने एलिमेंट के सैंपल आप देखेंगे इस नजरिए से देखना, तो नजरिया बदल जाएगा। वो खाली सोडियम और पोटेशियम मत देखना, पूरा नजरिया देखना कि इसका क्या क्या क्या। और कम से कम 30 एलिमेंट का ये 13 इंफॉर्मेशन तो लिख देना। 30 एलिमेंट का ये 13 इंफॉर्मेशन तो लिख देना। फिर काय का वैलेंसी और काय का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में चक्कर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ABCD है। यही इतना बात केमिस्ट्री में बच्चा को बहुत परेशान करके रखा हुआ है, यही इतना बात। कभी किसी का वैलेंसी याद नहीं है, किसी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं याद है, पीटी तो देख के बुखार लगता है, पीरियोडिक टेबल हो गया। एक एलिमेंट का हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा हमको। और एलिमेंट का नाम हम रखना चाहेंगे इस बार क्या बोलते हैं, सल्फर। 16, 32, 1 के बाद चलिए सल्फर जान पहचान वाला ही है आप लोग का। फास्फोरस रखते हैं 15, 31, ठीक है। फटाफट आपको बताना है एटॉमिक नंबर कितना। अरे बोलो, तो दिखा के पूछ रहे हैं भाई। 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। मास नंबर 31। यूनिट नहीं लगेगा है ना, चूंकि नंबर है, नंबर का क्या यूनिट होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 31 माइनस 15, 16। अब मास ऑफ 1 फास्फोरस एटम, मास ऑफ 1 फास्फोरस एटम 31 AMU है ना। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। अब मास बताओ तो, P4 मॉलिक्यूल मास बताओ। एक एटम का मास 31, तो ये 4 वो है, तो 4 एटम का मास 31 गुना 4, 124 AMU है ना। ऐसे ही करते करते हम लोग मोल कंसेप्ट में चले जाए। मोल में तो यही जानना है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल P4 मॉलिक्यूल पूछे हैं, बता दो। हाँ, खाली P कहते तो 31 ग्राम, ठीक है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 5, 2, 8, 5। अब इससे इंफॉर्मेशन जो हमें निकालना है, पीरियड नंबर फास्फोरस का, बोलो क्यों क्या हो गया, यही पीरियड नंबर कितना बार लिखे हो, पीरियड नंबर 3rd। ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 5, ऐसे वाला 5
ए लिखाता है और नया वाला में एक लगातार ना गिन दिया सबको, 15th लिखते हैं। ठीक है, रोमन में 5 और ऐसे 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 5। वैलेंसी, वैलेंसी में फंस जाओगे देख करके। हाँ, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में वैलेंसी होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं वैलेंसी। बोलो हो गया तेरा इंफॉर्मेशन। चार्ज क्या पड़ेगा, ये रह गया, चार्ज पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तुम्हें तो बताया 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो फास्फोरस पे 3 माइनस, क्योंकि नॉन मेटल था, तो नॉन मेटल था तो नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज कितना पड़ेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना है, तो 3 माइनस, है ना। नॉन मेटल की वैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ठीक है, और उधर में भी डिफिनेशन यही था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन लॉस बाय एन एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। लेकिन हम लोग यहां से निकाल रहे हैं 5, तो 8 पूरा करना है, तब 8 में से 5 गया 3। ठीक है, मेटल था तो जो वैलेंसी वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख दो। बोलो क्या समस्या है, इतना इंफॉर्मेशन तो निकल गया ना, इतना इंफॉर्मेशन निकल जाएगा तो अभी जो दे दिए ना उसको भी बना देना, उसमें भी 50 को क्वेश्चन होगा, बनाते रहना है, रखना है नहीं। और उसके लिए ना एक लीप फाइल भी रख लीजिएगा, वो ढेर सारा हो जाएगा, है ना। इस तरह से वो फाइल ले करके प्लास्टिक वाला ही उसको उसमें पंच करके रखते रह जाना, क्योंकि वो एक आध 200 न हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अभी तो 4 को हो गया, तो 400 हो जाएगा ना, तो कम थोड़े ना रहेगा वो, है ना। तो उसको जो है ना जमा करना है, ये नहीं कि गए शाम में, हाँ भैया कोचिंग करके आ गए, अब लाओ भूंजा नमक रखें मिर्चाई लगा के खा जाए, ऐसे नहीं। बोले नमक किस चीज पे रखे थे, बोले पीसिंग वाला है ये, खाड़ो। ऐसे नहीं, उसको जो है ना बनाना है। और इसमें क्या है कि जो बनाना है वो लिखा हुआ भी है बहुत सारा बात, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, सब देखो इसमें लिखा है, फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ, 4 को कांस्टेंट बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये काम ना आप 2 4 5 जरूर करिएगा, ऐसे तो 30 कर लें। तुम ही लोग सोचो ना कि यही ना वो चीजें हैं जिसके कारण वो हमेशा पीछे हो जाता है, यही वो चीज है जिसके कारण बगलवा वाला के बचपन के हानि मारते रहता है, अरे वैलेंसिया बताओ ना, और वो बोलता है कि हमको याद रहता तो तेरे साथे बैठते, हमारा भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता कॉपर और सोना की तरह, बगल में बैठे इसीलिए ना है कि तू वैलेंसिया तू बताए, वो किसी को नहीं याद रह रहा है, लेकिन यदि ऐसे समझ जाए तो याद रह जाएगा, है ना। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब याद रह जाएगा। इसके अलावा एटम्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये नहीं होगा, छोड़िए वो अगले दिन ही होगा, अब बताना किस लिए। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे आज एक ऐसा कुछ हम दें अलग से होमवर्क, S2 माइनस इधर 32 इधर 16,
इसके लिए सारा इंफॉर्मेशन लेना है। और एक कैल्शियम 2+, इसी के साथ अगले दिन का क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। एक कैटायंस और एक एनायंस, आप लिख के कितना लेके आते हैं। कैटायंस और एनायंस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ना निकालिएगा, है ना। इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा।